Hello students, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मंडे को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आफ्टर इंडेमनिटी एंड गारंटी। सभी को समझ में आया होगा। एंड ये एक नया टॉपिक भी आप लोगों के लिए था जिसके अंदर हम लोगों ने व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड उसका फीचर्स तक पढ़ा था। अगेन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। Contract of bailment is a contract whereby one party या one person delivers his goods, delivered the goods to the another person बच्चों for some purpose, and once the purpose is over, एक बार अगर purpose over हो जाता है, the goods are returned, जिसको हम देते हैं वो रिटर्न कर देता है टू द पर्सन हु डिलीवर्स, जिसने डिलीवर किया था उसको, या अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन, या वो जिसको बोलेगा आप उसको रिटर्न कर देंगे। द टर्म बेलमेंट बच्चों इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलर विच मीन्स बच्चों टू डिलीवर। इट मीन्स एनी काइंड ऑफ बच्चों डिलीवरी। सो बट रिमेंबर बच्चों इट इन्वॉल्व्स only the delivery of goods, the delivery of possession, not the delivery of or बच्चों transfer of ownership. इट इन्वॉल्व्स ओनली द बच्चों ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, सिर्फ मेरा गुड्स आपके पास जाएगा, दैट टू ओनली फॉर सम पर्पस, बट नॉट द बच्चों ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एंड वंस द पर्पस इज ओवर, गुड्स आर रिटर्न अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु डिलीवरिंग देम। जो आदमी डिलीवर करता है उसके निर्देश के हिसाब से गुड्स को रिटर्न कर दिया जाएगा। दिस इज प्रेस्क्राइब्ड under section 148 of the Indian Contract Act 1872. So you can write easily बच्चों, according to section 148 of the Indian Contract Act 1872, a delivery of contract of bailment may be defined as a delivery of goods by one party to another party that they shall upon a contract for some purpose, once the purpose is over, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person who delivering them. So the person who delivered the good is known as बच्चों bailor, and the person जिसको देते हैं that is known as bailey. So bailment is a contract between बच्चों bailor and bailey whereby bailor transfer the possession of goods only to the बच्चों bailey for some purpose, and after the purpose is over बच्चों the bailey is required to return back goods to the बेलर और टू हिज बच्चों डायरेक्शन। वो जहां बोलेगा उसको वो दे देगा, चाहे बेचना है चाहे कुछ भी करना है। सो दैट इज नोन एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एंड उसके अंदर हम लोगों ने बच्चे फीचर्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट पॉइंट था डिलीवरी ऑफ गुड्स, आपको बताया था देयर मस्ट बी डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू बेली, एंड इफ देयर इज नो डिलीवरी ऑफ गुड देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। So the first and basic characteristics of a contract of bailment is that there must be a delivery of goods. क्लियर बच्चों। सेकेंड, मैंने इसी के और एक पॉइंट को ही अलग से किया था, बोला था आपको, वो लॉ में लिखा है फॉर सम पर्पस या पर्पस। द डिलीवरी विच इज अंडरटेकन बिटवीन द बेलर एंड द बेली बच्चों, बेलर और बेली के अंदर जो भी डिलीवरी होता है बच्चों, दैट मस्ट बी मेड फॉर सम पर्पस, किसी ना किसी रीजन के लिए डिलीवरी होना चाहिए। ऐसे ही बच्चों विदाउट एनी रीजन, या ऐसे ही बच्चों नॉर्मली बाय मिस्टेकली डिलीवरी, बाय मिस्टेक विदाउट एनी रीजन नहीं, मिस्टेक डिलीवरी को बच्चों बेलमेंट नहीं कहा बोला जाएगा। सो डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड फॉर सम पर्पस, एंड इफ देयर इज नो पर्पस देयर कैन नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्लियर। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। सो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बच्चों बेलर एंड बेली। बेलर is liable to return back the goods from the belly, मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं गुड्स को ले आऊंगा बेली से, एंड बेली ऑल्सो लाइबल फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स एंड रिटर्न द गुड्स टू मी आफ्टर द पर्पज इज ओवर, आफ्टर टेकिंग, इवन आफ्टर टेकिंग along with after taking बच्चों necessary expenses incurred by him from me. So it is a contract between beller and belly. I am liable for the return of back of the goods and paying the payment of the belly, and belly is liable for the बच्चों proper care of the goods and return back to me. तो मेरा कर्तव्य है बच्चों, मैं गुड्स लाऊंगा, पेमेंट दूंगा, उसका कर्तव्य मेरे गुड्स का प्रॉपर केयर करके मुझे रिटर्न करेगा। सो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, थर्ड पॉइंट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट था। देन बच्चों मैंने बताया था आपको मूवेबल गुड्स। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज सपोर्टेड विथ ओनली बच्चों मूवेबल गुड्स।
देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इन केस ऑफ बच्चों एनी इमूवेबल गुड्स। अगर इमूवेबल गुड्स होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होगा। एंड इसका मतलब सारे मूवेबल मतलब जो गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब लैंड बिल्डिंग ये सब नहीं होगा। एंड बच्चों आपको इसमें मैंने बताया था मनी डजंट कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ बेलमेंट, मनी इसमें नहीं आएगा। किसी को आप मनी दोगे रखने के लिए, वैसा होगा नहीं, दैट इज नॉट कम्स अंडर बच्चों, यहाँ पे मूवेबल गुड्स में मनी आएगा नहीं। हाँ बहुत लोग मनी भी बेचते हैं, खरीदते हैं शेयर मार्केट में, तो बट यहाँ पे मनी नहीं आएगा। सो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में नहीं होगा, पर इट इज रिलेटेड टू एनी मूवेबल गुड्स। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, लास्ट पॉइंट जो था आपका, कुछ ना कुछ बच्चों जो भी हो, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का बिगनिंग हुआ था डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो आपका एंड बच्चों वही मीनिंग से ही निकल रहा है। मतलब सारे पॉइंट्स लगभग बच्चों आपके मीनिंग से ही निकल रहे हैं। हाँ मूवेबल गुड्स नहीं था मीनिंग में, पर था ना डिलीवरी ऑफ गुड्स, दैट इज द मूवेबल गुड्स, एंड रिटर्न ऑफ गुड्स, तो मूवेबल गुड्स ही डिलीवरी होगा, रिटर्न होगा। सो द लास्ट पॉइंट बच्चों रिटर्न ऑफ गुड्स। सो द लास्ट simple characteristics of a contract of bailment, that there must be the return of goods from the bailee to the bailer or to the instruction of the bailer after the purpose is over and after taking the necessary expenses incurred by the bailee। आपका पर्पस खत्म हो गया, आपने अपना पैसा ले लिया, तो आपका अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा गुड्स मुझे या मैं जिसको बोलूं उसको आप रिटर्न करें, दैट इज द रिटर्न ऑफ गुड्स। क्लियर बच्चों। So this is all about the बच्चों characteristics, the feature या nature of the contract of bailment. Along with these characteristics, I told you बच्चों you can write one more, लिख सकते हो, that is बच्चों section. A contract of bailment is a contract बच्चों that comes under regulated under section 148 of the Indian Contract Act 1872. आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। You can write one more point बच्चों, the meaning, characteristics में भी आप नहीं, meaning नहीं है, but object लिख देना, ऑब्जेक्ट लिख देना, पर्पस तो लिखा था, छोड़ो वही मीनिंग लिखना, नहीं तो सेक्शन बस लेके छोड़ देना। ओके क्लियर। सो फर्स्ट सेक्शन हुआ, देन बच्चों आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ डिलीवरी ऑफ गुड, सेकंड पॉइंट डिलीवरी ऑफ गुड, सेकंड ऑफ फॉर पर्पस हुआ, फर्स्ट हुआ सेक्शन डिलीवरी ऑफ गुड्स, पर्पस, कॉन्ट्रैक्ट, मूवेबल गुड्स एंड रिटर्न ऑफ गुड। दिस इज ऑल अबाउट दी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। नाउ बच्चों आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं व्हाट आर द राइट्स ऑफ द बेलर एंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द बेलर, फिर व्हाट आर द राइट्स ऑफ द बेली एंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द बेली। सो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली, ये आज का हमारा टॉपिक है बच्चों। बेलर का राइट ड्यूटी क्या है, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेली का राइट एंड ड्यूटी क्या है। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। मीनिंग से ही सब कुछ निकलता है, तो आपको इस चीज को पहले हमेशा रिवाइज करना चाहिए, याद रखना चाहिए। सो बच्चों पहला पॉइंट, फर्स्ट थिंग तुम लोग क्या लिखो, द फॉलोइंग आर द राइट्स एंजॉय बाय द बेलर ओवर द बेली अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ या अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या क्या राइट्स वो एंजॉय करते हैं। तो फर्स्ट राइट बच्चों एनफोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटीज। वेरी सिंपल पॉइंट है, सभी थोड़े से आपको लग सकते हैं और, पर मीनिंग बहुत इजी लगेगा। एनफोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटीज। देखो बच्चों ध्यान से, अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या। सपोज बच्चों मैंने आपको ये रिपेयर करने दिया है, तो आपको रिपेयर करने दिया है तो मैं आपको क्या बोलूंगा, भैया अच्छे से रिपेयर करना, ध्यान से रखना, टूट ना जाए, इसका ये वाला स्क्रू ढीला है वो कहीं गिर ना जाए और स्क्रैच ना हो जाए, कलर अच्छे से करना, जो भी करना है मुझे। तो आपका तो ड्यूटी है ये, पर मैं आपको फोर्स कर सकता हूं कि भैया ध्यान से मेरे सामान को करना, तोड़ना मत, ख्याल रखना। हुआ। तो बच्चों आपका जो ड्यूटी है वही मेरा राइट है। आपका काम करना ड्यूटी। आप बोलोगे कि हम अपना काम ठीक से नहीं करें, हाँ करोगे, फिर भी मेरा उसके ऊपर हक है कि मैं आपको बोल सकता हूं कि भैया अच्छे से काम करना। सो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बच्चों कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं, ये पॉइंट बड़ा है फिर भी लिखने की जरूरत नहीं। आप लोगों को एक सिंपल लाइन लिख सकते हो, द ड्यूटीज ऑफ द बेली इज इक्वल टू दी इज कंसिडर्ड टू बी द राइट्स ऑफ द बेलर। जो तुम्हारी राइट है वही मेरा, सॉरी जो तुम्हारी ड्यूटी है वही मेरा राइट्स है, एंड आई कैन
एनफोर्स यू फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट ड्यूटीज, मैं आपको फोर्स कर सकता हूं कि आप अपनी ड्यूटी को करो, प्रॉपरली, इफेक्टिवली, टाइमली करो। सो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बच्चों, पॉइंट हमारा है एनफोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटी, आपकी ड्यूटी को फोर्स करना। सो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बच्चों, द ड्यूटीज ऑफ द बेली आर द राइट्स ऑफ द बेलर। द ड्यूटीज ऑफ द बेली बच्चों राइट्स ऑफ द बेलर होता है। एंड बेलर कैन बच्चों स्यू एंड फोर्स द बेली टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, मैं आपको स्यू भी कर सकता हूं, केस भी कर सकता हूं, एनफोर्स भी कर सकता हूं कि आप अपनी ड्यूटी को पूरा करें, लायबिलिटी को पूरा करें, आपकी जो लायबिलिटी है उसको पूरा करें। क्लियर बच्चों? सो इसलिए बोला जाता है द ड्यूटीज ऑफ द बेली इज कंसिडर्ड टू बी द राइट्स ऑफ द बच्चों बेलर। ओके, एंड इसके अंदर क्या क्या राइट हो सकती है बच्चों? राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर एनी मेकिंग फॉर एनी अनऑथराइज्ड यूज्ड, फॉर मेकिंग एनी अनऑथराइज्ड यूज, राइट टू क्लेम डैमेजेस, अगर आप मेरे गुड्स को लेके अनऑथराइज यूज करते हो तो उसके लिए मैं डैमेजेस मांग सकता हूं। ओके, आप नहीं समझ पाए? सपोज मैंने अपनी कार को रिपेयर करने के लिए दिया है आपको, आपने क्या किया, रिपेयर कर दी है, पर रिपेयर करके आज शाम को किसी कॉल पे आप ले गए हो, बड़े बड़े शहरों में बच्चों ये हर दिन होता है, आपने रिपेयर करके मुझे बोला कल लेना, पर आप रिपेयर 1-2 घंटे में करके शाम को कस्टमर को लेके बाहर 100-200 किलोमीटर से घुमा के ले आए, उससे पैसा इनकम कर लिया, आपको तो डबल इनकम होगी। सोचिए, रिपेयर का रिपेयर, आपने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी खोल लिया। ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे होता है बच्चों। आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे, देखोगे वहां पे बच्चों ब्लेजर वगैरह, कोट सूट भी बच्चों किराए पे मिलते हैं, लोग धोने के लिए देते हैं। वही वाली जो लॉन्ड्री होती है वो लोग क्या करते हैं, किसी लोगों को, सपोज गरीब लोगों को व किसी लड़कों को, यंगस्टर को पार्टी में जाना होता है तो 1 नाइट के लिए बच्चों क्या करते हैं, वो कोट मांगते हैं, तो वो कोट उनको देगी, उनसे कुछ पैसा ले लेती है, उनको कोट देती है, फिर अगले दिन आते फिर धोके देते हैं। कस्टमर को बोलेंगे भैया 3 दिन में आपको मिलेगा, यहाँ पे 1 दिन में 2 बार वो उसी कोट को लेके बिजनेस कर देते हैं। तो बच्चों ये अनऑथराइज यूज है, आप मेरे गुड्स का ऐसा यूज नहीं कर सकते। सोचो, फिल्म में आपने देखा होगा। सो बच्चों, अगर ऐसा होता है राइट टू क्लेम डैमेजेस, यहाँ पे मेरा गुड्स आपने यूज किया डेप्रिसिएटिव, और जो पैसा आपको मिला वो सब मेरा पैसा है। सो राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर एनी अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स बाय द बेली। सेकेंड थिंग बच्चों, अगर उसी चीज में करते हुए अगर मेरा गुड्स टूट गया तो राइट टू गेट कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन लूंगा, मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खराब हुआ, जो भी आपने गलत करने की वजह से हुआ। सेकेंड, पहले तो अनऑथराइज यूज के लिए मेरा हक है आपके ऊपर हक जमाना। सेकेंड, अगर डैमेज कर देते हो वो उसका भी कॉम्पेंसेशन लूंगा। 2 पॉइंट। एंड बच्चों, राइट टू रिटर्न बैक द गुड्स, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको रिपेयर करने के लिए दिया है, आधा रिपेयर करके ले आऊंगा, नहीं रिपेयर करूंगा आपके पास। इफ यू डू नॉट टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, अगर आप मेरे गुड्स को लेकर ठीक से केयर नहीं करें, मैंने देखा वो मेरी नई कार, मर्सिडीज कार को ऐसे ठोक रहा है जैसे कोई एम्बेसडर को ठोकता है, भैया मुझे तेरे पास काम नहीं करवाना, अपनी गाड़ी ले आऊंगा। नहीं, आपने तो बोला था करोगे शाम को, नहीं मुझे तू तो मेरी गाड़ी को कबाड़ी वाला गाड़ी समझ रहा है, यहाँ इसके जो पार्ट्स रिपेयर होते हैं, इसकी जो टूल्स होते हैं वो अलग होंगे, तो आप नॉर्मल गाड़ी की तरह ठोक रहा है, ये क्या डब्बा है? सोचो बच्चों, तो यहाँ पे आपको अगर फील होता है कि ही और शी इज नॉट टेकिंग द प्रॉपर केयर ऑफ द गुड्स, यू हैव ऑल्सो राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपका गुड्स है। अगर आपको लग रहा है, आप इतना सोचते हो ना, मोबाइल देते हो दुकानदार को, है ठीक करे कि नहीं करे, अरे नहीं, अगर लग रहा है डर कि नहीं करे भैया रिटर्न करो, अगर उसने कुछ किया है तो उसका पैसे दो, अगर नहीं कर पाया तो ले लो, इतना सोचना क्या है? अगर सोचते रहोगे तो आप डूब जाओगे। So, बच्चों, as a matter of fact, the duties of the bailey are the rights of the bailor, and the bailor has complete right to enforce the bailey to perform his duty effectively. And here he can enjoy 3 types of right. Right to sue या enforce the bailey not to make any unauthorized use, कोई unauthorized use नहीं कर सकता, अगर किया तो damages लेगा। Right to get back compensation भी लेगा, अगर कुछ damages हो जाता है, वहां तो अनऑथराइज यूज किया, डैमेज नहीं हुआ, पर मैंने कंपेंसेशन लिया। यहाँ पे तो बच्चों डैमेज अगर किया तो वो मैं कंपेंसेशन लूंगा। एंड थर्ड पॉइंट आपको जो मैंने बोला बच्चों, राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, मुझे आपको अपना गुड्स नहीं देना, मुझे आपका अपना गुड्स आपके पास नहीं रिपेयर करवाना, जस्ट बिकॉज रीजन इज दैट यू आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर केयर ऑफ माई गुड्स, आप मेरे गुड्स को प्रॉपर केयर से नहीं रख रहे, नहीं मेरे गुड्स का प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहे।
Okay बच्चों, so this is the first right enjoy by the bailor. Definitely this right is given to the bailor. देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि bailor अपने इतने महंगे सामान या कोई अपनी प्रॉपर्टी को अगर किसी को देता है फॉर सम पर्पज, तो डेफिनेटली दूसरे का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो उस गुड्स का प्रॉपर केयर करे, अनऑथराइज यूज ना करे, डैमेज ना करे, वरना तो कोई अपना सामान खराब होने पर किसी को रिपेयर करने नहीं देगा। अगर सोने की दुकान में अगर हम लोग अपना सोना देते हैं रिपेयर करने के लिए, तो कोई टूट जाता है तो अगर वो थोड़ा तोड़ के ले ले, जैसे अपने पेरेंट्स को पूछना, पहले जमाने में ऐसा होता था, लोग बोलते, पर आजकल कोई नहीं करता। ऐसे करेंगे तो सब कुछ फंसेंगे। पहले भी रूल था पर लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, आज भी ऐसे भी हो रहा होगा। तो लोग अगर बच्चे इतना सा सोना भी तोड़ तोड़ के रख ले वो हर बार, तो ये इतना करते करते इतना सारा हो जाएगा, वो भी 10-15 हज़ार का हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, आपका क्या राइट है। सो अगर आपको लग रहा है कि आपका गुड्स का प्रॉपर केयर नहीं हो रहा, तो यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सो दिस इज द बच्चों फर्स्ट पॉइंट, एनफोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटी। बेली की ड्यूटी के ऊपर आपका बच्चों हक है। नाउ बच्चों राइट ऑफ टर्मिनेशन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। पहला पॉइंट आपका था क्या, केयरफुली बच्चों, हाँ फर्स्ट पॉइंट था बच्चों एनफोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटी। तो बच्चों एनफोर्समेंट ऑफ बेली ड्यूटी में मैंने जो आपको 3 पॉइंट बोले, पहला पॉइंट था राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर मेकिंग एनी अनऑथराइज्ड यूज, सेकेंड था राइट टू क्लेम कंपेंसेशन या डैमेजेस बोलो जो भी बोलो फॉर एनी डैमेजेस विच इज हैपन टू योर गुड्स, एंड बच्चों थर्ड पॉइंट जो मैंने बोल दिया राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्चुअली मैंने नेक्स्ट पॉइंट बोल दिया, ये नहीं है, हाँ इसको लिख सकते हो पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। ये एक फर्स्ट पॉइंट के अंदर सब कैटेगरी में आपका नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू रिटर्न बैक द गुड्स, right to demand the goods after the expiry of the time or after the purpose offer or after the reasonable time। भैया आपको मैंने आपने बोला एक दिन में कार रिपेयर कर दोगे, एक दिन 2 दिन हम रुक गया और नहीं रुक सकते, कार ले लेंगे आप, मैं किसी और को दूंगा, या पर्पज हो गया तो मैं अपना गुड्स हक से मांगूंगा, वो हक से मांगेगा पैसा, मेरा हक है मेरा गुड्स लेना, आप पैसा लेके वो मेरा गुड्स नहीं देगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट बच्चो ये है, तो टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखना। पहला पॉइंट राइट टू एनफोर्स यू नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज्ड यूज, सेकेंड पॉइंट बच्चों राइट टू क्लेम कंपेंसेशन फॉर एनी डैमेजेस इनकर्ड टू द गुड्स, एंड थर्ड पॉइंट बच्चों रिकवर द गुड्स, आई हैव द राइट टू रिकवर माई गुड्स, रिटर्न बैक माई गुड्स, मैं अपना गुड्स ले सकता हूं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पर्पज और द पीरियड, अगर पीरियड नहीं है तो रीजनेबल पीरियड। नाउ द बच्चों सेकेंड पॉइंट बच्चों राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। If bailor feels that the bailee is not taking the proper care of the goods bailed to him, माने delivered to him, goods deliver को बोलते हैं bailed, BAILED। If bailor personally feels that the bailee is not taking the reasonable care, proper care of the goods bailed to him, transferred to him, delivered to him, then the bailor has a complete right to terminate the contract and return back his goods। वो contract को तुरंत terminate करेगा and अपना goods को ले जाएगा। This is the second right बच्चों, right to termination। First point right to enforce the bailey's duty, आपकी ड्यूटी पे मेरा हक है, दैट इज राइट टू एनफोर्स द बेलीज ड्यूटी। सेकेंड राइट बच्चों राइट टू टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो बच्चों राइट ऑफ टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसमें, हम लोग क्या एग्जाम्पल देंगे। सपोज बच्चों आपने मुझसे मेरा घोड़ा मांगा, आपने मुझसे मेरी कार मांगी, बाइक मांगी, जो भी मांगी, तो आपने मुझसे मेरी बाइक मांगी फॉर पर्सनल यूज के लिए, भैया या सर या फ्रेंड आप मुझे थोड़ा आपका बाइक देंगे, मुझे थोड़ा यहाँ पे जाना है काम से, मैं आपको 2-4 घंटे या शाम तक रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। मैंने आपको बाइक दी, ठीक है। आपने मेरी बाइक लेके आके किसी अपने दोस्त को दे दी, आपके घर वाला कोई चला रहा है, आपके साथ जो जुड़ा है, आपने किसी और को मार्केट में दे दी। तो बच्चों मैंने आपको दिया था ना गाड़ी, आप किसी और को दोगे, वो किसी और को देगा, आप पर्सनल यूज के लिए लोगे मेरी कार को एंड भाड़े पे लगा दोगे किसी को, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। सोचिए आपने अगर मुझसे कार मांगी थी किसी काम के लिए तो मैंने दिया,
हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे उल्टा लग रहा है आपको कि सर ये तो पर्पस, हाँ ये पर्पस हुआ ना, डिलीवरी हुआ किसी पर्पस के लिए, फिर पर्पस तो आपको यूज करना था, बस रिपेयर में नहीं, ऐसे केस में भी होता है। तो वहां पे आपका काम है क्या, तो उसको प्रॉपर केयर आपको दिया तो आपको यूज करना है। अगर आपको ये एग्जांपल डाउट लग रहा है, ये लिखा है बुक में, लिखा है मतलब हमारे लॉ में, नहीं तो आप लिख सकते हो कि अगर गैरेज मैकेनिक को गाड़ी रिपेयर करने दिया पर उसने क्या किया, गाड़ी को एक रात को नाइट ड्राइव पे छोड़ दिया, so that is unauthorized यूज हुआ। तो इन दैट केस बच्चों बेलर हैज ए कंप्लीट राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? देन थर्ड पॉइंट बच्चों, ये एग्जाम में आता भी है मीनिंग, राइट टू लेंट नहीं, राइट ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेचुइटियसली, लेंट ग्रेचुइटियसली, रिस्टोरेशन ऑफ द गुड्स लेंट ग्रेचुइटियसली। आप इसका मतलब क्या, रिस्टोरेशन ऑफ द गुड्स, रिस्टोर का मतलब मालूम है आपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे देखा होगा, कंप्यूटर में आप किसी चीज को डिलीट करते हो रिसाइकल बिन चला जाता है, रिसाइकल बिन में आप जाके ऑप्शन में मारोगे रिस्टोर, तो रिस्टोर कर दोगे तो फिर चले जाएगा फाइल में, या डिलीट कर सकते हो। सो बच्चों सपोज मैंने मैंने सपोज अपना स्पीकर आपको दिया, मैंने अपना स्पीकर अपना मोबाइल फोन आपको दिया ऐसे ही ग्रेचुइटली, मतलब विदाउट एनी रीजन है, आपको ऐसे रखने के लिए दिया, खुशी से दिया, आपने मांगा तो मैंने आपको अपना चीज दिया, तो ग्रेचुइटली। तो यहां पे क्या होगा, भैया मोबाइल देख लिया आपने, मुझे मेरा मोबाइल रिटर्न करो, ठीक है, या जान पहचान 1-2 घंटे के बाद मांग लो, किसी को दे के आए हो अपना तो उसे ले सकते हो। जहां पे आपने ऐसे ही गुड्स दिया है, मतलब रीजन क्या है यहां, पर्टिकुलर रीजन रिपेयर वगैरह नहीं है, ऐसा लॉ में ही लिखा है, पर आपने किसी को ऐसे ही उसने मांगा है ना, आप उसको दिया है, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज, ऐसे देखने के लिए भी लिया है, तो भैया लिख लिया मुझे मेरा गुड्स रिटर्न करो। सो दिस इज द बच्चा अनदर राइट, ऐसे बोला जाएगा व्हेन द गुड्स आर लेंट ग्रेचुइटली, अगर गुड्स ऐसे ही दिया जाता है बच्चों, द बेलर कैन डिमांड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स आफ्टर ए सर्टेन टाइम, एक थोड़े समय के बाद बच्चों वो मांग लेगा। समझ में आया कि नहीं? वो उसकी खुशी है, वो आपको 1 घंटे के लिए देगा या 1 दिन के लिए देगा। अगर बच्चों आप बोलोगे भैया 1 दिन के लिए मुझे आपका गाड़ी चाहिए, ठीक है गाड़ी ले जा, फिर भी मैं शाम को ले आ सकता हूं क्योंकि मैंने ऐसे ही दिया था। बच्चों आपको गाड़ी देके मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मेरी बात को पर ध्यान से सुनो। राइट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेचुइटली, आपने अगर बाइक मांगा है मुझसे 1 दिन के लिए, फिर मेरा मन किया शाम को भैया नहीं मुझे काम है मुझे दे दो, तो ले सकते हो, क्योंकि यहां लेंट ग्रेचुइटली मतलब बच्चों आपने ऐसे किसी पर्टिकुलर एम के लिए नहीं दिया कि उसको वहां जाना है या आप उससे कुछ पैसा नहीं ले रहे। हाँ, ड्यूरिंग उस पीरियड में भी आपका राइट है कि वो आपके बाइक का रीजनेबल केयर करेगा, अगर टूटता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो इंश्योरेंस हो या ना हो दैट डिफरेंट थिंग बच्चों, लेकिन वो उसके लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ में आए? तो राइट टू रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स, अगर मैं किसी गुड्स को ऐसे ही देता हूं किसी को, सो आई हैव द राइट टू रिटर्न बैक द गुड्स व्हेन मेरी मर्जी, यहां लिखा है व्हेन ही प्लीजेस ही कैन रिटर्न बैक, जब वो खुश होता है उसकी मर्जी तब वो ले सकता है। इवन इफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड फॉर 1 day 2 day रीजनेबल पीरियड स्पेसिफिक पीरियड, अगर आपका गुड्स स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी गुड्स दिया हुआ है बच्चों, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव द राइट टू रिटर्न बैक द गुड्स, बिकॉज हियर द गुड्स आर लेंट बच्चों ग्रेचुइटली, क्योंकि यहां पे गुड्स ग्रेचुइटली लेंट हुआ है, सो यू कैन रिटर्न बैक द गुड्स। So the third right बच्चों enjoyed by the bearer is the right to restoration, मतलब ला सकते हो of the goods lent gratuitously. First point, right of the duties, right to enforce the duties of the bearer, right to enforce, आपको एनफोर्स करूंगा आपको ड्यूटी करने के लिए। सेकेंड राइट टू टर्मिनेशन, राइट टू टर्मिनेट या राइट ऑफ टर्मिनेशन। एंड थर्ड पॉइंट बच्चों राइट टू रिस्टोर द गुड्स लेंट ग्रेचुइटली, ऐसे ही दिया था तो मैं ले सकता हूं, पीरियड होगा भी तो ले सकता हूं, ये लॉ में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों राइट टू फाइल ए केस अगेंस्ट द रॉन्गडोर, राइट टू फाइल ए केस अगेंस्ट द रॉन्गडोर, द वेरी इंपॉर्टेंट राइट, केस करना अगेंस्ट द रॉन्गडोर।
सपोज बच्चों मैं अपनी गाड़ी आपको देता हूं एंड आपको कोई एक्स नाम का इंसान धमकाता है, डराता है कि सर की गाड़ी को तोड़ दो, मुझे दे दो, जला दो, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। मैंने एक्स आपको धमकी देता है कि अगर आप नहीं सर की गाड़ी को तोड़ोगे इस इंसान की तो मैं आपको मार दूंगा, जला दो। तो आपको डर के मारे आपको वो करना पड़ता है, आपको तोड़ना पड़ता है, जलाना पड़ता है। मतलब मेरी गाड़ी को आपने नुकसान पहुंचाया पर किसी थर्ड पर्सन के डर से। तो बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शायद आप लोग तुरंत समझोगे नहीं पर 1 मिनट के बाद समझोगे। बच्चों यहां पर मेरा राइट है फाइल ए केस नॉट अगेंस्ट यू बच्चों बट अगेंस्ट हिम। उस गलत इंसान के पास मेरा हक है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? आपने गुड्स अगर दिया राम को तो राम के ऊपर आप चिल्लाओगे, उससे हट जाना लोगे। राम अगर हरि की बातों में आके तोड़ देता है तो इसके लिए आप हरि के साथ तो आपका कोई लिंक नहीं है। आपने राम को गुड्स दिया था तो राम पे हक जमाएंगे, हरि पे। हरि को बोलेंगे तो हरि बोलेगा मैंने गुड्स लिया था। हरि क्या बोलेगा? मेरे को आपने दिया था, मुझे बोलेगा ना। तो आप मुझसे नहीं मांग सकते, राम से मांगो। तो हरि तो यही बोलेगा। पर बच्चों मेरे पास कंप्लीट राइट है कि मैं हरि के अगेंस्ट में केस करूंगा, हरि से कॉम्पेंसेशन लूंगा एंड राम मुझे सपोर्ट करेगा। अभी तक नहीं समझ पाओगे, बता रहा हूं। सपोज बच्चों सोच लो तुम्हारे पापा का एक दुकान है, ओके। उस दुकान में आप लोगों ने वर्कर्स रखे हैं, बड़ा दुकान है, करोड़ों का दुकान है, लाखों का दुकान है, वर्कर्स रखे हैं। उन वर्कर्स को आप लोग मंथली 4,000-5,000 रुपए देते हैं। बच्चों गरीब लोग हैं, आपकी दुकान करोड़ों की है। आपके पापा आफ्टरनून में लंच खाने घर गए हैं, तो उस समय अगर पापा बोल के तो आपको जाते हैं ना, भैया रामू दुकान का ख्याल रखना, ठीक है। रामू ख्याल रखता है बहुत सालों से। आज क्या हुआ, तुरंत कुछ गुंडे आ गए एंड गुंडे आके रामू के ऊपर, रामू के गनपट्टी पे बच्चों गन रख दी या उसके गर्दन के पास चक्कू दिखा दिया या उसको किसी 4-5 जनों ने पकड़ लिया एंड बोला कि इस दुकान का सामान हम ले रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकता। जाके दुकान से कुछ चीज ले गए, अगर आपका जो भी दुकान है वहां से कैश ले गए, बक्सा तोड़ के ले गए, या आपका कोई बहुत सारा कीमती सामान ले गए, सोना ले गए, चांदी ले गए, टीवी फ्रिज जो भी उठा के ले गए। तो बच्चों आपको देने पे रामू को मजबूर होना पड़ा देने के लिए, डर से। अब मैं रिटर्न आता हूं तो मैं देखता हूं वो सामान नहीं है, या रामू का पहला ड्यूटी है मुझे बता देगा कि भैया, पापा, अंकल, बाबू, सर, जो भी बोल रहे हो आप बोलो कि आपकी एब्सेंट में कुछ गुंडे आए थे, मुझे जबरदस्ती करके मुझसे सामान लेके चले गए। उन लोगों का नाम पता तो मालूम होगा नहीं होगा, अगर फोटो होगा बताएगा, चेहरा मैं पहचान पाऊंगा। अब आप बोलोगे रामू को, भैया तेरे ऊपर, तेरे जिम्मे पे दुकान छोड़ गया तो मतलब तू रेस्पॉन्सिबल है, मुझे नहीं मालूम किसने क्या लिया, तू इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। बच्चों ये क्या सही है? ये क्या सही है? पहले मेरी बात का जवाब दो, अपने दिमाग में कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। ये क्या सही है? नहीं। अगर बच्चों, अगर उसको करोड़ों का दुकान देने की उसकी अगर हैसियत होती, एबिलिटी होती, तो वो आपकी दुकान में क्यों 4,000 रुपए के लिए काम करता? अगर वो सामान चोरी होने से अगर वो लाखों लाके आपको दे सकता है तो वो खुद दुकान खोल के बैठ जाता, आपकी दुकान में काम क्यों करता? तो एक छोटा सा गरीब आदमी को आप लाखों करोड़ों का सामान देके जाते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो अगर वो नहीं रख पाता तो उसकी जिम्मेदारी कैसे होगी पूरी? हाँ, वो उसको जिम्मेदार बोला जाएगा। अगर वो केयरलेस होता है, काम नहीं करता, दुकान छोड़ के चला जाता है, पर उसने तो बचाने की कोशिश की, पर उसके गुंडों के साथ वो फाइट नहीं कर पाया तो मजबूरन उसको देना पड़ा। तो यहां पे आपका हक है किन के ऊपर? उसके ऊपर, रॉन्ग डोर, जो गलत इंसान थे, ये आपको हेल्प करेगा, पर आप इसको नहीं मांग सकते। अब आप बोलोगे सर अगर गुंडों के साथ वो इंसान मिला होगा, हाँ मिला होगा, वो तो इन्वेस्टिगेशन होगा ना, वो तो बोलेगा ना रामू कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, तो रामू को पुलिस में केस होगा, सीबीआई जो भी इंक्वायरी, एज पर तुम्हारा जितना बड़ा केस होगा उतना बड़ा इंक्वायरी होगी। अगर कोई 5,000 2,000 ले जाएगा उसके लिए तो सीबीआई आने वाली नहीं है। अगर कोई 50 लाख 1 करोड़ ले जाएगा तो जरूर आएगी, आप बुलाओगे तो होगा। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, रामू खुद पकड़ा जाएगा, रामू से सब पूछा जाएगा, तो रामू अगर गलत होगा तो उसको पकड़ेगी, वो तो अलग चीज है। वो एज पर आपका कितना स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी, वो उस पर डिपेंड करता है। पर बच्चों आप रॉन्ग डोर के अगेंस्ट में केस करोगे, किसी
कमजोर निहत्थे गरीब इंसान के ऊपर नहीं करोगे। अगर ऐसा होता है तो कोई भी आपकी दुकान में काम नहीं करेगा। और एग्जाम्पल, आप अपने लाखों के करोड़ों के ट्रक खरीदते हैं, एक ड्राइवर चलाता है, मंथली उसको 15-20 हज़ार देते हैं, वो ट्रक का रेट 50 लाख होता है। अगर ट्रक कोई रखा है, कोई चोरी करके ले गया, कोई गिर गया, आप उस ड्राइवर को बोलेंगे? आप बोलोगे सर आपने वो इंश्योरेंस भूल जाओ ना, आप ड्राइवर को बोलोगे। अगर ड्राइवर 50 लाख का ट्रक ला के आपको दे सकता है तो वो क्यों आपके पास ड्राइवर है? वो क्यों अपना ट्रक खरीद के नहीं चला सकता? वो क्यों आपके पास नौकरों की तरह काम करे इतने सालों से? क्यों? उसका ड्यूटी है कि आपको बताए कि ट्रक कैसे किस तरह चोरी हुआ, कैसे किस तरह किसने जबरदस्ती आके ठोका, या कैसे किसने उसको मजबूर किया जिसकी वजह से उसे ट्रक को लेके गड्ढे में फेंकना पड़ा। जो भी हो रीजन, एग्जैक्टली रीजन, उसका इतना ड्यूटी है, वो आपको बताएगा एंड आपका हक है उससे वो इंफॉर्मेशन लेंगे। एंड बच्चों, अगर यहां पे डैमेजेस लेना है फ्रॉम द रॉन्ग डॉर्स, नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन से नहीं लेना जिसको आपने गुड डिलीवर किया था। सो दैट इज बच्चों आपका पॉइंट है, राइट टू फाइल ए केस या राइट टू सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डॉर्स। बच्चों इसका आंसर क्या लिखोगे? आप समझ गए। इफ आई डिलीवर गुड्स टू ए पर्सन एंड बच्चों इफ ए थर्ड पार्टी wrongfully deprives the person to whom I delivered the goods, if a third person force that person को force करता है to make the misuse of the goods, to damage the goods, to injure the goods, अगर goods को पर injure कर दो, damage कर दो, कोई तुमको force करता है and you finally will damage my goods को damage कर देते हो, in that case बच्चों bearer has a right to file a case against the wrongdoers, not against you, if the bailee under the threatening of third party who deprives him, who forces him to make the wrong use of the goods to damage the goods and finally you damage कर देते हो. So here my right is to file a case against the बच्चों रॉन्ग डोर. मुझे रॉन्ग डोर के अगेंस्ट में केस करना है आपकी सहायता से. आप मुझे हेल्प करोगे या अगर नहीं भी करोगे, आप बोलोगे हम डर के भागे, बस बता दोगे चले जाओगे. आपको दुकान में मुझे नहीं रखना, आपको बस सामान नहीं देना, पर मेरा हक उन रॉन्ग डोर्स के अगेंस्ट है. सो इफ एनी थर्ड पर्सन बच्चों अगर आपको फोर्स करके मेरे गुड्स को डैमेज करता है तो यहां पे आपका हक है टू फाइल ए केस अगेंस्ट दी रॉन्ग डोर्स. दिस इज कॉल्ड बच्चों right to file case against the wrongdoers. So these are the first बच्चों first नहीं, these are the 4 rights only given to the bailer under a contract of bailment over his goods bailed to the bailee. यही सब 4 राइट है जो दी जाती है बेलर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में अपने गुड्स के ऊपर, जो गुड्स को वो बेली को देता है किसी पर्पस के लिए. ओके, सो एनफोर्समेंट ऑफ बेलीज ड्यूटी, आपकी जो ड्यूटी है दैट इज माई राइट. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द ड्यूटीज ऑफ द बेली आर द राइट्स ऑफ द बेलर एंड द बेलर कैन एनफोर्स हिम फॉर दैट. ड्यूटीज कर सकता है. ही कैन क्लेम द डैमेजेस फॉर एनी अनऑथराइज्ड यूज करता है. ही कैन क्लेम द डैमेजेस या कंपनसेशन फॉर अगर गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है. एंड ही कैन ऑल्सो रिटर्न बैक और रिकवर द गुड्स आफ्टर द पर्पज इज ओवर और द टाइम इज ओवर. Second, right to terminate the contract if the bailee does not make the proper care of the goods, take the proper care of the goods bailed to him as per the contract, then I have the right to recover the goods and terminate the contract. उसके बाद बोला बच्चों right to lend goods gratuitously, right of restoration in case of lend goods gratuitously. If I lend goods gratuitously even for a certain period के लिए भी अगर देता हूँ, in that case I have the right to return back my goods at any time. अगर मैं गुड्स को ग्रेच्युटी से देता हूं तो उस समय पे मेरे पास हक है कि मैं किसी भी वक्त अपने गुड्स को रिटर्न ले सकता हूं. एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, राइट टू फाइल ए केस अगेंस्ट द रॉन्ग डोर्स इफ थर्ड पार्टी डज सम रॉन्गफुल एक्ट. अगर वो खुद गलत करता है आके, जो थर्ड पार्टी फोर्सेस यू टू मेक द गुड्स डैमेज मेरे करने के लिए, इन दैट केस आई हैव द राइट टू फाइल ए केस अगेंस्ट not against the bachcha bailee but against the bachcha third party. So these are the rights of the bailer.
क्लियर बच्चों? नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द बच्चों ड्यूटीज ऑफ द बेलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ड्यूटीज ऑफ द बेलर। राइट्स ऑफ द बेलर था, नाउ ड्यूटीज ऑफ द बेलर। नाउ बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे ड्यूटीज ऑफ द बेलर। बच्चों फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द बेलर क्या है? जैसे उसके पास राइट्स था, उसके पास कुछ ड्यूटीज है एंड लगभग बच्चों 5 ड्यूटीज, यहाँ पे 4 राइट्स था। तो फर्स्ट ड्यूटी बच्चों है ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड। अगर मैं अपना गुड्स देता हूं बच्चों, आप लोगों ने फील किया होगा कि नहीं किया होगा, ऐसे हमें भी फील हुआ है बच्चों कि कभी कभी क्या सपोज हमारा ये प्रोडक्ट खराब होता है, हमें लगता है कि शायद दुकानदार हमें चीट कर देगा, ज्यादा पैसा ले लेगा, तो इसको हम झूठ बोल देते हैं ये ठीक ठाक था, अभी चल रहा था, बंद हो गया देखो। इनफैक्ट इसकी एक्चुअली प्रॉब्लम उसको हम बताते नहीं, एक्चुअल प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम, एंड सोचते हैं शायद अगर ऐसे ही तुक्का मार के अगर वो भी ठीक कर दे तो मुझे ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, और ज़्यादा हम बोलेंगे इसके बारे में तो वो ज़्यादा सर्च करके ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स लगाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। फील करो बाइक में भी खराब हो रहा होगा पर हाँ भाई थोड़ा सा ये एडजस्ट कर दो। हम बहुत समय तक मैकेनिक को क्लियर नहीं बताते कि हमारे गुड्स में फॉल्ट क्या है। सो बच्चों इट इज योर ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड बाय यू टू द बेली। आप जो भी गुड्स बेली को बेल्ड करते हैं, डिलीवर करते हैं, इट इज योर ड्यूटी बच्चों कि आप उस गुड्स के बारे में डिटेल बताएं। एंड बच्चों अगर आप नहीं बताते एंड बेली का नुकसान हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है आप रियल फैक्ट नहीं बताते एंड जिसकी वजह से बच्चों अगर आप गाड़ी दे रहे हो बोलोगे नहीं भैया ब्रेक बिल्कुल नहीं है एंड वो स्टार्ट करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, किसी को ठोक दे तुरंत, तभी ठोक दे, आस पास में ही ठोक दे, तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो बच्चों आपको इट इज योर ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड टू हिम एंड अगर आप नहीं बताते एंड एनी लॉस कॉस्ट टू द बच्चों बेली फॉर दैट यू आर रेस्पॉन्सिबल, तुम उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर? तो सेकेंड पॉइंट बच्चों आपका हो रहा है ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, ड्यूटी टू रिपे नेसेसरी एक्सपेंसेस इन केस ऑफ ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द बेली इनकर्ड बाय बेली। हम जानते हैं कि अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलीमेंट वी डिलीवर गुड्स टू द बेली फॉर सम पर्पस एंड द पर्पस जब ओवर होता है हम रिटर्न करते हैं। तो पर्पस क्या होता है? दैट में भी बच्चों सेफ कस्टडी हो, रिपेयर हो या कोई अदर पर्पस हो। सो अगर इफ बेली हैज इनकर्ड certain expenses for taking care of our goods, for managing our goods, for repairing our goods, for the safe custody of our goods, so it is our duty to pay him the necessary expenses. If Bailey has incurred certain labor or certain expenses for the goods billed to him, then it is our duty to repay बच्चों हिम नेसेसरी एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स, सेकंड पॉइंट हुआ ड्यूटी टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस। ये दोनों पॉइंट आपको शायद सेकंड पॉइंट तो पूरा मालूम है कि आपको उसका पेमेंट देना है। पहला पॉइंट मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया कि आपको भी आपके गुड्स के सारे फॉल्ट के बारे में बताना है। क्लियर? थर्ड पॉइंट बच्चों बोलेंगे ड्यूटी टू रिपे नेसेसरी एक्सपेंसेस इन केस ऑफ गुड्स आर लेंट ग्रेचुइटियसली। अब ये क्या है? ड्यूटी टू रिपे नेसेसरी एक्सपेंसेस इन केस ऑफ गुड्स आर लेंट ग्रेचुइटियसली। अभी पढ़े थे, सपोज बच्चों मैं बाहर जा रहा हूं, मेरा एक डॉग है, वो डॉग को मैं यहां अपने पड़ोसी के पास रख के जा रहा हूं, भैया थोड़ा मेरा डॉग का ख्याल रखना। ओके, तो उसके लिए तो आप वो ख्याल रखेगा, डेली खाने पीने को देगा, उसके लिए आप उसको खुशी से दे के जाओगे या नहीं दोगे वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी दोस्ती पे। ओके, तो पर बच्चों आपकी एब्सेंट के अंदर आपका डॉग का तबीयत बहुत खराब हुआ एंड बच्चों उसका इलाज आपके नेबर ने करवाया, आपके दोस्त ने करवाया।
So it is your duty to repay the necessary expenses that he has incurred. जो उसने खर्च किया है आपके डॉग को बचाने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, आपको वो एक्सपेंसेस देना पड़ेगा अगर आप ग्रेच्युitously देते हो। अगर आप खराब चीज को देते हो रिपेयर करने के लिए तो आपको तो वहां नॉर्मल एक्सपेंस देना पड़ेगा, पर आपने रखने के लिए चीज दी थी उसके लिए जो एक्सपेंस देना आपने दिया। पर उसी पीरियड में एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम निकल गया, आपका डॉग सिक हो गया, तो आपको उस वक्त उसको आने के बाद उसका जो खर्च है देना चाहिए। एंड इसके लिए वो राइट भी कर सकता है बेली, एंड आपका ड्यूटी भी है। सो ड्यूटी टू रिपे नॉर्मल एक्सपेंसेस, ड्यूटी टू रिपे बच्चों एक्सपेंसेस फॉर द गुड्स लेंट ग्रेच्युitously। जो गुड्स बच्चों ग्रेच्युitously होता है उसके लिए भी आपको एक्सपेंसेस देना पड़ेगा। सो ड्यूटी टू, फर्स्ट पॉइंट हुआ ड्यूटी टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट्स बाय डिफॉल्ट, जो भी आपका है डिटेल आपको बताना है। सेकेंड पॉइंट ड्यूटी टू पे नॉर्मल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेली। थर्ड पॉइंट बच्चों ड्यूटी टू रिपे द एक्सपेंसेस इन केस ऑफ गुड्स आर लेंट ग्रेच्युitously। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ड्यूटी टू इंडेमनीफाई लॉस। Indemnify loss, बच्चों the bailor is responsible if bailor's goods make any loss to the बच्चों बेली। अगर बेलर के गुड्स से अगर बच्चों बेली को लॉस होता है, अगर बेलर के गुड्स की वजह से बेली को लॉस होता है तो उसके लिए बच्चों बेलर को बेली को नुकसान पूरा करना पड़ेगा। अगर मेरा गुड्स तुम्हारा कुछ नुकसान कर देता है, अगर मैं डिस्क्लोज नहीं करता, पहला तो एक ड्यूटी था कि मुझे मटेरियल फैक्ट देना है, वहीं पे इसको लिख सकते थे, पर और एक पॉइंट आ गया कि मुझे अगर आपका मेरी वजह से आप मेरा अगर सपोज डॉग पागल है, उसके प्रॉब्लम है, आपको काटता है, आपका तबीयत खराब करे तो उसके लिए बच्चों मुझे पेमेंट देना पड़ेगा, होगा नहीं? सोचो अगर रास्ते में हमारा डॉग किसी को काटता है तो हमें उसका नुकसान पूरा करना पड़ता है अगर गलती हमारी हो। अगर आप उसको मारोगे तो आपको काटेगा तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। सो बच्चों ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली, दिस इज द अनदर ड्यूटी ऑफ द बच्चों बेलर। सो फर्स्ट ड्यूटी टू डिस्क्लोज आपका जितना भी फॉल्ट इन द गुड्स, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस, ड्यूटी टू रीपे एक्सपेंसेस इन केस ऑफ गुड्स आर लेंट ग्रेच्युitously। रीपे क्यों बोला? क्योंकि अगर ग्रेच्युitously दिया था, आपने खर्च किया था, तो मैंने उस पेमेंट को फिर से दोबारा दे दिया आपको। नेक्स्ट बोला ड्यूटी टू इंडेमनीफाई लॉस, आपका लॉस को मैं इंडेमनीफाई करूंगा। एंड बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी इज दैट ड्यूटी टू रिसीव बैक गुड्स after the purpose is over, after the duty of the बच्चों belly is over, and after making the expenses, your duty is to return back the goods. Okay बच्चों, so these are the duties of the bailor. Duty to disclose the material facts, any fault in the goods, duty to pay the normal expenses बच्चों, whatever expenses is incurred by the bailey for taking the reasonable care of the goods or as per your agreement, your liability, your duty is to pay him the necessary expenses. Duty to repay any expenses for the goods lent gratuitously, अगर if the goods are lent gratuitously and during that period if the bailey does certain expenses, incur certain expenses for you for the care of your goods, so it is your duty to repay him that particular expenses. Duty to indemnify the bailey if your goods, if the goods bailed to the bailey put the bailey in certain loss, अगर बेली को लॉस में डाल देती है, और if our goods cause any loss to the bailey, so it is our duty बच्चों to indemnify him. indemnify का मतलब तो आप जानते हो, to make the loss good, आप उसका जो मेरी वजह से नुकसान है उसको मैं पूरा करूंगा। क्लियर बच्चों? सो एंड द लास्ट पॉइंट ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। Clear? So this is all about the duties of the bailor. As the bailor enjoys certain rights बच्चों, it is also the duty of the bailor towards the bailey under the contract of bailment. इसमें शायद सेक्शंस भी कुछ हैं, आप देख लेना, अगर सेक्शन कहीं लिखा है तो उस सेक्शन को आप फॉलो करना।
क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट्स के अंदर का फर्स्ट पार्ट जो था, द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बच्चों बेलर टुवर्ड्स दी ऑन द बच्चों बेली, द राइट्स ऑफ द बेलर ओवर द बेली, द ड्यूटीज ऑफ द बेलर टुवर्ड्स द बेली। सो होप सभी को समझ में आया फ्रॉम द बिगिनिंग टिल अभी तक जहां तक पढ़ा है, इसको घर पे अच्छे से पढ़ो, पूरा याद रखो। टुमारो आई विल डिस्कस, बट टुमारो तो क्लास नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस विथ यू बच्चों, जब भी क्लास है, द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बेली। ओके, सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों। गॉड ब्लेस यू। एनी डाउट मुझे पूछ सकते हो।